जाती है उम्मीदें। एक होता है कर्ज में डूबना, दूसरा होता है कर्ज में डुबाना और तीसरा होता है कर्जदार को और कर्ज के दलदल में धकेलना। बस यही किया था डेट रिलीफ स्कैमस्टर्स ने। 2010 में अजीब सी चीजें होने लगी थी। कुछ समय से कुछ लोगों को अमेरिका में कॉल्स आ रहे थे। क्रेडिट कार्ड्स हमेशा से ही लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस रहे हैं। जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड्स यूज करने का तरीका पता है वो बड़े अच्छे तरीके से और कमाल तरीके से उसे यूज करते हैं। ऑफर्स अवेल करते हैं, पॉइंट्स यूटिलाइज करना, क्रेडिट कार्ड्स से सस्ते में टिकट्स बुक करना और न जाने कैसे कैसे तरीकों से लोग इसे कैशलेस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मगर क्रेडिट कार्ड होता तो क्रेडिट ही है ना, सिर्फ स्वाइप ही नहीं करना पड़ता इससे, बल्कि कुछ समय बाद इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी करनी पड़ती है। इनफैक्ट जितना क्रेडिट कार्ड काम आसान करता है उतना ही मुश्किल बढ़ा भी देता है और अगर इसकी पेमेंट सही टाइम पर नहीं करी, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है और इंसान कर्ज में डूबता चला जाता है। ऐसे में हम अगर आज क्रेडिट कार्ड की मदद से कुछ ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे ही फ्यूचर के पैसे हैं जिन्हें हम आज खर्च कर रहे हैं। मगर लोग इस बाद में पेमेंट करना पड़ेगा वाले क्लॉज को इतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें बहुत बड़ी बड़ी रकम चुकानी पड़ जाती है और इस झांसे में सबसे ज्यादा पुराने यानी कि बुजुर्ग लोग फंसते हैं। होता ये है कि उन्होंने अपने जमाने में तो सिर्फ कैश से लेन देन सीखा होता है और अचानक से उन्हें इस कैशलेस ट्रांजैक्शन का खेल बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है। वो ये बात शायद भूल जाते हैं कि उन्हें बाद में तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी और बस इसी बात का फायदा उठाया था डेट रिलीफ स्कैमस्टर्स ने। फ्लोरिडा की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। फ्लोरिडा में 3 जनों ने लोगों की दुखती रगों को पकड़ लिया था। फ्लोरिडा में बहुत से क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स का नाम आगे आ रहा था। इनमें से बहुत सारे डिफॉल्टर्स 60 साल से ज्यादा के एज के थे या फिर डिसेबल्ड थे। इस गैंग ने अपनी रिसर्च बहुत अच्छी तरीके से की थी। इन तीनों मेंबर्स ने पता लगाया था कि लोग क्रेडिट कार्ड से स्पेंड तो करते जा रहे हैं मगर उनका कर्ज और बढ़ता जा रहा है। खासकर जो बूढ़े लोग हैं उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स भी नहीं है। वो बस अपनी पेंशन और अपनी सेविंग्स पर बेट लगाए बैठे हैं कि एक दिन ये पूरा अमाउंट भर देंगे। अब इस गैंग ने अपना काम शुरू कर दिया था। इन्होंने स्टार्ट बूढ़े लोगों को कॉल कर कर ही किया। ये लोग वो थे जिनकी इनकम बहुत हुआ करती थी। ये तीनों लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जिनका डेट यानी कि कर्ज तो बहुत ज्यादा है मगर एक जमाने में इनकी इनकम भी बहुत कमाल की हुआ करती थी। इन्होंने 11 ऐसी कंपनीज का नाम भी निकाल लिया था जो लोगों के कर्ज को कम करने में लीगली हेल्प करती थी। ये कंपनीज डिफॉल्टर्स के एसेट्स को जांच परख कर उन्हें पैसे लौटाने में मदद करती है। लेकिन इन स्कैमर्स ने एक अलग ही तरीका आजमाने का डिसीजन ले लिया था। इन 3 जनों की टीम ने लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया। पहले ये तीनों लोग एक ही कंपनी के नाम से एक कस्टमर को टारगेट करते थे। वो उस कस्टमर को यकीन दिलाते थे कि वो एक नामचीन कंपनी से है और वो उनके क्रेडिट कार्ड का बिल कम करवाएंगे या जल्दी जल्दी रीपे करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब कस्टमर को जाहिर सी बात है ये लगेगा ही कि कोई कैसे उनके पैसे कम करवाने में हेल्प कर सकता है। तो इन तीनों जनों के पास एक ब्रिलियंट स्पीच तैयार होती थी। इनका ये कहना था कि ये इनके एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, स्टॉक्स या एफडीज को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स पर भरोसा कर रहे हैं। अब इन्हें तो पता होता ही था कि कस्टमर के पास कितना और कहां पर पैसा है, तो कस्टमर्स को भी लगता था कि शायद ये जेन्युइन कंपनी है। इसी वजह से कस्टमर्स बाद में इंटरेस्ट लेता था और प्रोसीजर को समझने के लिए तैयार हो जाता था। अब कस्टमर्स को ये तीनों लोग ये समझाते थे कि इनके एसेट्स, इनकी पोजीशंस पावर हैं और कोई भी बैंक इन्हें कमजोर नहीं साबित कर सकता। ऐसे में कस्टमर्स को लगता था कि इन तीनों को फाइनेंस की बहुत नॉलेज है और वो और इंटरेस्ट ले लेते थे। अब ये 1 या 2 कॉल में कस्टमर्स का भरोसा जीत लेते थे ये तीनों और फिर अपना रियल गेम शुरू करते थे। इन तीनों का मेन मकसद रहता था लोगों को खाली कर देना।
जब कस्टमर समझ जाता था कि कैसे उसे क्रेडिट कार्ड के पैसे भरने हैं, तब ये तीनों उसे एडवांस पेमेंट्स की मांग रखते थे। अब ये तीनों कस्टमर को ये बताते थे कि इनका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जो कस्टमर को भरना है, वो पूरा कस्टमर नहीं भरेगा। यानी कि ये कस्टमर को ऐसे झांसे में लेते थे कि कस्टमर्स को सिर्फ आधा अमाउंट इन तीनों को देना है और ये तीनों कस्टमर के एसेट्स के भरोसे पर आगे का आधा अमाउंट भरेंगे। पहले तो कस्टमर्स को लगता था कि ऐसे कैसे कोई उनके पैसे भर रहा है, मगर बाद में ये कस्टमर्स को ये कहकर कन्विंस करते थे कि क्योंकि कस्टमर्स के पास एसेट्स है और वो उम्र में बड़े हैं, तो इसीलिए ट्रस्ट पर वो ये करने के लिए तैयार है। और आधा अमाउंट ही देना है कस्टमर्स को, इसलिए कस्टमर्स भी लालच में आ जाया करते थे। उनके हिसाब से वो बैंक्स के रेगुलर कॉल्स और फॉलो अप से थक गए थे, इसलिए वो इस आधे अमाउंट को जल्द से भरने के लिए तैयार हो जाते थे। अब तब कस्टमर्स को ईएमआई का ऑप्शन पता ही नहीं होता था और क्योंकि ये सारा काम फोन पर ही हो जाता था, इसलिए बेचारे बूढ़े लोग इस स्कैम में जल्दी फंस जाते थे। वो आधा अमाउंट इन स्कैमस्टर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे, ये सोचकर कि अब उन्हें बैंक से छुटकारा मिलेगा। और ये सिर्फ बूढ़े लोगों को ही नहीं बल्कि यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी झांसे में ले लेते थे। ये बैंक के कंपैरिजन में कम मंथली रेट्स ऑफर करते थे और डेट का हाफ पेमेंट मांगते थे। इनके हिसाब से एक वर्किंग प्रोफेशनल आधा अमाउंट देगा और बाकी का आधा अमाउंट का इंटरेस्ट रेट ये लोग कम ऑफर करेंगे। अब काम करता हुआ ये इंसान कम इंटरेस्ट रेट से अट्रैक्ट हो जाता था और तुरंत ही आधा अमाउंट देने पर उतारू हो जाता था। अब जैसे ही इन्हें ये आधा अमाउंट मिला तो कस्टमर्स को लगता था कि उनकी परेशानी अब खत्म, मगर उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। ऐसे में बैंक वाले 1 या 2 दिन में भी उनका दोबारा रिमाइंडर कॉल आ जाता था। ऐसे में कस्टमर को लगता था कि शायद ट्रांजैक्शन में टाइम लग रहा होगा, मगर जल्दी ही सच्चाई उनके सामने आ जाया करती थी। बैंक वाले 15 दिन बाद या 20 दिन बाद भी ये कॉल्स नहीं बंद करते थे। अब जब ये कस्टमर्स वापस से उन स्कैमस्टर्स को कॉल करने की कोशिश करते तो फोन की सिर्फ घंटी ही जाती थी। ये स्कैमस्टर्स कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे और जितना हो सकता था उतना इन डेट वालों से पैसे निकाल लेते थे। इनकी कमाइयां डॉलर्स में होती थी और क्योंकि ये हमेशा फोन से ही बात करते थे तो इनका हुलिया भी किसी को पता नहीं होता था। और जिन कंपनीज का काम लेकर ये आते थे उन्हें तो शुरुआत में आइडिया भी नहीं था कि उनकी कंपनी का नाम ऐसे स्कैम में यूज हो रहा था। जब ये कस्टमर्स इन कंपनीज को कांटेक्ट करते थे तब इन तीनों का कोई डेटा को इन्फॉर्मेशन नहीं होता था और तब कस्टमर्स को पता चलता था कि इन्हें लूटा गया था। तो बस हो सकता है हेरा फेरी 3 में भी बाबू राव, श्याम और राजू को ऐसे ही स्कैम में फंसाया जाए। अब ये तीनों हमेशा से ही पैसे की तंगी में रहते हैं, तो क्या पता अपना कर्ज उतारने के लिए ये तीनों ऐसे ही कहीं और 3 स्कैमस्टर्स के झांसे में फंस जाए। वैसे भी इन तीनों को हमेशा ही फंसते और स्कैम में धोखा खाते तो देखा ही गया है। तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को, लाइक और शेयर करना ना भूलें इन सभी वीडियोस को। हमारे साथ काम करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए। कमेंट करके हमें ऐसी स्कैम की कहानी जरूर बताइए। तब तक हंसते रहिए और बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ बने रहिए।